हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर लगी रोक, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिया आदेश। कहा जब तक HSRP और स्टिकर लगवाने की प्रक्रिया नहीं होती आसान, तब तक नहीं होगी नई बुकिंग। ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पति पत्नी लोगों को कम पैसों में डॉलर देने का झांसा दे करते थे ठगी। पुलिस ने सोनिया विहार इलाके से दोनों को किया गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के दयालपुर फ्लाईओवर पर हुआ हादसा। हादसे में एक अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवार को टक्कर लगने के बाद इलाज के दौरान पीड़ित की हुई मौत। बीती रात लाजपत नगर में होंडा सिटी कार की हुई कंटेनर से टक्कर में दो दोस्तों की हुई मौत के बाद शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा। सुप्रीम कोर्ट में निजी जमीन पर बने स्कूल्स ट्रस्ट ने दायर की याचिका में सरकार द्वारा रियायत या राहत पहुंचाने की मांग, साथ ही दिल्ली सरकार पर लगाया EWS फंड न देने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हिमानी कटारिया। शुरुआत करते हैं पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट और कलर कोडेड स्टिकर लगवाने में लोगों को आ रही परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नई बुकिंग को रोक दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने आदेश दिया है कि जब तक HSRP और स्टिकर लगवाने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, तब तक कोई भी नई बुकिंग नहीं ली जाएगी। यानी अब नए नंबर प्लेट के लिए नई बुकिंग नहीं होगी। 22 सितंबर के लिए दिल्ली सरकार के नोटिस के बाद लोगों में HSRP और कलर कोडेड स्टिकर लगवाने के लिए हड़कंप मच गया था। HSRP नहीं होने पर जुर्माना 10,000 है। ऑनलाइन HSRP और कलर कोडेड स्टिकर को लगवाने की अपॉइंटमेंट के बाद भी बहुत से लोग अपनी गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं लगवा पा रहे थे, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक कर फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता का कहना है कि दिल्ली सरकार को कोई भी स्कीम लागू करने से पहले उसका ट्रायल करके देख लेना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने अपनी प्रतिक्रिया देकर कहा कि सरकार को पहले जनता को परेशान करना और फिर समाधान देने की राजनीति करने पर रोक लगा देनी चाहिए। एक फरमान इशू कर दिया कि लोग 2015 से पहले जिसकी अपनी गाड़ियां हैं, व्हीकल हैं, उन सबको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और ईंधन का स्टिकर लेना जरूरी है। ठीक है, कोई बात इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी स्कीम लागू करने से पहले उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने से पहले कम से कम उसका जायजा तो ले लें, उसके पुख्ता इंतजाम तो कर दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ये तारीख तब तक के लिए आगे बढ़ाई जानी चाहिए जब तक दिल्ली सरकार सभी के लिए आसानी से नंबर प्लेट और कार संबंधी, फ्यूल संबंधी स्टिकर उपलब्ध नहीं करा लेती। तब तक ये पेंडिंग रहनी चाहिए योजना, और ये बार बार जनता में पहले पैनिक फैलाना और फिर समाधान देने की राजनीति करना, इससे दिल्ली सरकार को बाज आना चाहिए। डॉलर का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक दंपत्ति को पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डीसीपी जसमीत सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शाहबाज और उसकी पत्नी रूबी के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली से सटे गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पति पत्नी लोगों को कम इंडियन करेंसी के बदले डॉलर का झांसा देकर पैसा ठग लिया करते थे। बदले में कागज की गड्डी थमाकर फरार हो जाते थे। जाफराबाद के एक शख्स से 4 लाख की ठगी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की गई, तो टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर पुलिस ने दोनों को सोनिया विहार इलाके से उस वक्त दबोच लिया जब यह दोनों चंडीगढ़ जाने के लिए फिराक में थे। पुलिस ने इनके पास से एक बाइक भी बरामद की है जिसे ठगी के पैसे से खरीदा गया था। पूछताछ में दोनों ने खुलासा किया है कि चंडीगढ़ और मुंबई में इन्होंने कई लोगों को इसी तरह ठगा है। बाहर का होता है, जैसे उनको पहले हम बुलाते थे, उनको हम दिखाते थे, उसके अंदर कागज़ होता था, ऊपर मतलब होता था नोट दिखाने के लिए उनको कि हमारे पास है, मगर नीचे कागज़ होता था। वो चीज़ दिखा करके वो मतलब लालच में आता था, उसमें हम मांग करते थे 2 दे दो, 1 दे दो, 3 दे दो, जिसके हिसाब से होता था। फिर वो अपने हिसाब से लेके बोलता था हम भाई इतना दे पाएंगे, तो साइड से सर बात करने के लिए। इस बात तो मिस्त्री करता, जो हम लोग मेरे पीछे जो होता था वो बात करता था। ये इसे न कभी फोन, जैसे अगर कोई नहीं मानता है कि तुम चाची का है तो चाची से मिलाओ, तो उससे इसे बात करने के लिए यानी अम्मी बात नहीं कर पाएगी, मैं बात कर लूँगा। मेरा काम तो दिल्ली में, और जो लोग हैं तो और भी जगह, मुंबई में, अभी वहाँ पे क्या चंडीगढ़ में अभी किए थे, और
पहले बहुत पहले मुंबई में भी काम किया था और भी उधर किए थे बदरपुर साइड में 2 काम। वो सब और किसी में मेरे साथ ही थे सर। पूर्वी दिल्ली के दयालपुर फ्लाईओवर पर बाइक सवार को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना मंगलवार शाम 4 बजे की है, जब 62 वर्षीय राम कुमार दयालपुर स्थित अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा था। तभी एक अज्ञात वाहन से राम कुमार को जबरदस्त टक्कर मार दी। हादसे के बाद पीड़ित को मैक्स अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक राम कुमार यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और किसी काम से अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा था, पर क्या पता था कि यह उसका आखिरी सफर होगा। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि वही दयालपुर का फ्लाईओवर था जहां अक्सर ही हादसे हुआ करते थे। बीते दिनों भी एक बस हादसे में इसी फ्लाईओवर पर 3 लोगों की मौत हुई थी। बावजूद इसके प्रशासन का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। और जो एक्सीडेंट हुआ गोकलपुरी जो फ्लाईओवर स्टार्ट होता है वहाँ पे कोई कार ये मोटरसाइकिल पे थे तो टक्कर मार के चली गई। रहने वाले मुजफ्फरनगर के थे और बच्चे अब उनका काम करते थे, तो अभी तो घर पे यानी कि बच्चों की देखभाल करते थे अपने, और यहाँ पे मिलने के लिए आए थे अशोकनगर में। तो गोकलपुरी फ्लाईओवर जैसे स्टार्ट होता है, कोई कार थी, अज्ञात कार थी, वो बहुत रफ ड्राइविंग करके उसने साइड मारी, अब वो गिर पड़े। अब हॉस्पिटल लेके आए तो अंडर ट्रीटमेंट वो डेथ हो गई। सारी की सारी समस्या ऐसी है, भीड़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इस वजह से गाड़ी साइड से निकलती है और वो किसी को भी कर देती है। आए दिए हर दिन मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है। ये फ़ोन किया है तो उसके जरिए से हमें जानकारी मिली, तब हम नई गाड़ी वाले का कोई पता नहीं लग पाया। साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर थाना क्षेत्र में बीती रात एक होंडा सिटी कार और चावल से भरे कंटेनर में टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मरने वालों में से एक की पहचान पूर्वी दिल्ली के सैनी एनक्लेव में रहने वाले अंकित मल्होत्रा के रूप में हुई है। वहीं दूसरे की पहचान लाजपत नगर के रहने वाले रंजन कालरा के रूप में हुई है। 30 वर्षीय अंकित मल्होत्रा इवेंट मैनेजमेंट का काम करते थे और जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त अंकित अपने दोस्त के साथ कोलकाता जाने के लिए एयरपोर्ट जा रहे थे। हादसे के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वहीं शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। ये इवेंट का काम करते थे, शादी वादी उनकी मीटिंग थी, बाहर जा रहे थे। उस चक्कर में वो ट्रक वाला आया था, ट्रक वाले ने अनबैलेंस हुआ तो उन पे टर्न मारने चक्कर में उनके पूरी गाड़ी हो गई। 2 बंदे दोनों मौके पे गए। ये वैसे तो वसंत गुजरात तो उनकी मासी घर है। निजी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूलों का कहना है कि अब उनके लिए स्कूलों का संचालन मुश्किल होता जा रहा है। आर्थिक स्थिति भी बद से बदतर होती जा रही है। तो वहीं इन स्कूलों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी जा चुकी है कि उनके स्कूलों को राहत या रियायत दी जानी चाहिए। स्कूल प्रबंधक का कहना है कि एक तरफ तो कोरोना काल में अभिभावकों की तरफ से फीस नहीं आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ EWS स्टूडेंट्स के लिए जो फंड दिल्ली सरकार दे रही है वो भी नहीं आ रहा है। ऐसे में ना तो वो अपने स्टाफ को सैलरी ही दे पा रहे हैं और ना ही कम बजट में स्कूल चला पा रहे हैं। दिल्ली सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि आप टीचर्स को सैलरी दें और दूसरी तरफ ये है कि कई सालों का जो EWS का पैसा रिइंबर्स होता है स्कूलों को, वो पैसा दिल्ली सरकार रिलीज नहीं कर रही। मजबूरन दिल्ली के स्कूलों को मजबूर होकर के दिल्ली हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा, जिसमें भी 29 तारीख भी लगी थी। सरकार ने वहाँ पर भी बहाना बनाकर उस तारीख को टालने का प्रयास किया और इसके बाद अब फिर सुप्रीम कोर्ट में मजबूरन कुछ लोगों को जाना पड़ा, क्योंकि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब आपको केंद्र सरकार से बराबर आपके हिस्से का पैसा मिलता है तो उसके बाद आप इन स्कूलों को पैसा रिलीज नहीं करें। यही कारण है कि स्कूलों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है। ऑनलाइन पढ़ाई कोई सोल्यूशन नहीं है। बच्चा जब तक स्कूल में आकर के नहीं पढ़ेगा वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि अब स्कूलों को खोल दिया जाए। पेरेंट्स स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल की फीस ना आने की वजह से स्कूल इस स्थिति में नहीं है कि वो स्टाफ को सैलरी दे सके। इस स्थिति में सरकार को प्राइवेट स्कूलों को मदद देनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। पिछले 2-3 सालों से EWS के बच्चों का पैसा रुका हुआ है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि EWS का पैसा जल्दी रिलीज करें ताकि स्कूलों को आर्थिक सपोर्ट मिले और वो सैलरी दे सकें। स्कूलों को 15 अक्टूबर के बाद खोलना चाहिए, ऐसा मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं। हाथरस की निर्भया के लिए आज से 2 दिन के लिए आम आदमी के कार्यकर्ता अमित मिश्रा उपवास पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि हम उपवास रखकर
मासूम को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मासूम के लिए न्याय की मांग भी कर रहे हैं। इस पर लोगों ने भी कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है और हाथरस मामले में जो भी दोषी है उनको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमारी हाथरस की बहन के साथ जो दुराचार हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, उसको न्याय दिलाने के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए और उसको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 दिन का उपवास मैंने रखा हुआ है। एक जो है कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार को, जिससे जो है ऐसे लोगों को एक पूरा मैसेज जाए कि इस तरह की कार्रवाई वो आगे ना कर सकें। हमारी सरकार से यही एक डिमांड है कि जो अपराधी हैं उनको कठिन से कठिन जो है दंड मिले और हो सके संभव हो तो उनको फांसी की सजा दी जाए। दुराचार कहीं भी होता है, किसी भी कोने में होता है धरती के, वह सहनीय नहीं है, सहन योग्य नहीं है। और पूरे इसमें हमारी सरकार को, भारत सरकार को चाहिए कि मृत्यु दंड का प्रावधान इसमें किया जाए। इसकी बेटी के साथ जो ये दुर्घटना करी है, इसकी बहुत ही निंदा है, पूरा भारतवर्ष को करनी चाहिए। कानून, इसके तहत एक कानून ऐसा बने कि कोई सुनवाई ऐसी ना हो कि इसमें समय मिले, तुरंत ऐसे सख्त से सख्त कानून इसमें लिए। पूर्वी दिल्ली कुत्तों के आतंक से कितना परेशान है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक सिर्फ अस्पताल में रोजाना रैबिज के इंजेक्शन लगवाने के लिए 50 से 60 लोग आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि फिलहाल तो अस्पताल में इंजेक्शन उपलब्ध हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें इंजेक्शन बाहर से लगवाने पड़ते हैं। तो वहीं अस्पताल के स्टाफ का भी यही कहना है कि अस्पताल में कुछ समय पहले तक रैबिज इंजेक्शन नहीं थे, लेकिन अभी है। मेरे बच्चा जो है घर के बाहर पार्क है, वो बॉल खेलता है, उसमें आया डॉगी ने काट लिया। कम से कम इस कॉलोनी के अंदर हमारे डीडी फ्लैट में ही कम से कम 60 से 70 कुत्ते जो है घूम रहे हैं और काट लिया है उसको। अब मैं बार जो है, मेरे को 4 बार आ चुका हूँ मैं, आज 5वीं बार मेरे को फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए आया है। कई बार मना कर देते हैं, कई बार कहते हैं कोरोना का टेस्ट करा के आओ, ये वो करके आओ। अब लगवाना तो इंजेक्शन है, पहले कोरोना की लाइन में लगो, फिर उसमें लगो, फिर अभी जो है कोरोना के लिए मना कर देते हैं, आज नहीं आना कल आना। मैं अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था और फिर एक पागल कुत्ता आके मेरे वहीं पाल के बाहर खड़ा हो गया। मैं उसको देख के भागने लगा, वो सबको देख के भौंकता था, वो मेरे पीछे पड़ गया, उसने मेरे को पीछे काट लिया। वो बच्चों को इंजेक्शन लगवाने आए थे। हमारी कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही कुत्ते हैं और वो काटते हैं बच्चों को, और यहाँ हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने आए थे। हाँ, इंजेक्शन लगवाने लोग आते हैं, पर कभी कभार मना कर देते हैं और कभी कभार लग जाता है। कोरोना का इतना वो हुआ पड़ा है कि लोग हॉस्पिटल आना नहीं चाह रहे, ऊपर से गलियों में कुत्ते इतने घूम रहे हैं। हमारे यहाँ तो आनंद विहार में खासकर कम से कम 20 से 25 कुत्ते जो जंगली हैं और कभी भी आए दिन काटते रहते हैं बच्चों को, फिर हॉस्पिटल में आना ही पड़ता है उसके लिए। तो 5 साल से ऊपर वाले का सबका कोविड का टेस्ट हो रहा है, चाहे किसी भी चीज़ में दिल्ली सरकार के किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ने, दिल्ली सरकार ने भी सबके कोविड के टेस्ट होने के बाद ही उसको डॉक्टर रजिस्ट्रेशन करता है, उसकी पर्ची बनती है, फिर वो डॉक्टर को दिखाने जाता है। उसमें उसका 2-3 घंटे जरूर लग रहा है उसका, क्योंकि टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो हर मरीज का केस और उसका कोविड टेस्ट हो रहा है। दिल्ली में रामलीला के आयोजन को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अक्टूबर में होने वाले इस दिवसीय उत्सव के लिए 1-2 महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से रामलीला के आयोजन में खलल पड़ रहा है। नियम के मुताबिक सभी को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। गाइडलाइन के मुताबिक महज 100 लोगों को ही रामलीला मंचन देखने की अनुमति है, जबकि इतने तो रामलीला मंचन के कलाकार ही होते हैं। ऐसे में अनिश्चितता बनी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद रामलीला मंचन को लेकर कमेटियों में काफी उत्साह था, लेकिन सरकार की गाइडलाइन आने के बाद यह उत्साह मिट्टी में मिल गया है। तो वहीं श्री बालाजी रामलीला के आयोजक का कहना है कि उन्होंने तो रामलीला के लिए ग्राउंड भी बुक कर लिया है और सरकार की गाइडलाइन से वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सरकार जब अयोध्या में रामलीला मंचन कराने की अनुमति दे सकती है तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं। तो वहीं बालाजी रामलीला के आयोजक का कहना है कि वो सोशल मीडिया और ऑनलाइन के माध्यम से रामलीला दिखाएंगे। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आयोजक किस तरह इस बार रामलीला का आयोजन करेंगे। हमें उम्मीद है कम से कम 3 दिन रामलीला का कार्यक्रम होना चाहिए और सूक्ष्म उसके अंदर होना चाहिए। जो हमारे नियम है 6 फुट के और मास्क लगा के, उसके तहत ही रामलीला का कार्यक्रम होगा। हमने भी बड़ी सूक्ष्म व्यवस्था अपनी कर रखी है कि सरकार की जैसे गाइडलाइन आएगी
तो हम एक छोटा मैदान कर दिया बड़े मैदान की जगह, और रावण वाले को रावण बना, जो पुतले बनते हैं पुतले की तैयारी हमने शुरू कर दी है। और हमारी जो लीला कमेटी का वो जो लीला मंचन करता है उन्होंने भी अपनी तैयारी सूक्ष्म में करी हुई है। रामलीला जरूर होनी चाहिए क्योंकि इस दिन का इंतजार करती है, तो हमने रामलीला को एक स्टूडियो में शूट करा लिया है। हमारा CCN न्यूज़ चैनल है के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचाएंगे और दूसरे माध्यम से भी लीला को वर्चुअली हम प्रस्तुतिकरण करेंगे, YouTube से भी करेंगे और इसका ऐप भी बनाएंगे ताकि सारे लोग लीला का आनंद ले सकें। वहीं दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली के चंद्र नगर की सड़कों में गायों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार इन लोगों को गायों की वजह से सड़क हादसे से भी गुजरना पड़ जाता है और ट्रैफिक प्रॉब्लम्स भी बनी रहती है। निगम में भी कई बार शिकायत के बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं इस मुद्दे पर पार्षद दीपक मल्होत्रा का कहना है कि जब भी इन गायों को पकड़ने के लिए टीम आती है, गाय सड़कों पर से गायब हो जाती हैं। ऐसे में लगता है कि निगम में बैठे लोगों की आपसी मिलीजुली से इस समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। गायें जो सड़कों में घूम रही है, सबसे बड़ी परेशानी तो गंदगी की आती है। गंदगी बहुत फैलाते हैं, एक ट्रैफिक बहुत जाम होता है, हर तरह की समस्या है। मतलब गायें जो है अपने घर में ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर सड़कों में घूमें, उससे सब तरह की परेशानी आती है। बच्चों को भी खतरा है, हर चीज़ का खतरा है गाय। हमें यहाँ बहुत समस्याएं हैं। यहाँ आवारा कुत्ते और बहुत सारी आवारा गायें घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है, जिसकी वजह से जाम भी लगता है और गली में गंदगी भी फैलती है। प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान दें और इसकी हमारी ये समस्या का समाधान कराएं। गायों की एक समस्या जो इतनी क्षेत्र में है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं और क्षेत्र के अंदर गंदगी भी फैलती है, परंतु कमिश्नर को लेटर लिखने के बाद भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लेती हैं। ऑफिसर बल्कि बता देते हैं आज हमने रेड मारनी है, गायें छुपा दी जाती हैं और जनता की समस्या वहीं की वहीं बनी हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी और छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।